Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are to discuss chapter 11, General Science 10th class. This chapter is about space and nuclear program of Pakistan. In this chapter, we shall discuss importance of space program, contributions of different countries in the exploration of space. It will be discussed. Then space program of Pakistan and even nuclear power program of Pakistan will also be discussed. And at the end of this chapter, I shall also discuss about dengue fever. So first of all, we start from importance of space program. That what is importance of space program? कि space program जो है इसकी अहमियत क्या है, importance क्या है? स्पेस के अंदर ट्रैवल करना, पास्ट की हम बात करें तो ये सिर्फ एक ड्रीम ही समझा जाता था इंसान के लिए। स्पेस में जो ट्रैवलिंग है जस्ट एक ड्रीम कंसिडर किया जाता था कि ख्वाब ख्याल की बात है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्पेस में इंसान ट्रैवल कर सके। लेकिन ये चीज अब हकीकत जो है इसका रंग अख्तियार कर चुकी है। इट हैज नाउ बिकम रियलिटी। स्पेस ट्रैवल पॉसिबल कैसे हुआ? रॉकेट की इन्वेंशन से। रॉकेट की जब इजाद हुई तो तब स्पेस की ट्रैवलिंग पॉसिबल हुई। अब रॉकेट के अंदर क्या होता है? फ्यूल कौन सा होता है? लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसमें फ्यूल के तौर पे यूज होता है रॉकेट के अंदर। ये फ्यूल जब बर्न करता है तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बहुत ही प्रेशर के साथ और स्पीड के साथ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो रॉकेट की बैग से एक्सपेल होंगी विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट को ऊपर को पुश मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश मिलता है, रॉकेट को प्रोपल्शन मिलती है। दोबारा सुन लें कि ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो कि फ्यूल के तौर पे रॉकेट में यूज होता है, तो जैसे ये बर्न करता है तो गैसेस प्रेशर के साथ प्रोड्यूस होती हैं, वो पीछे को निकलती हैं और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट जो है वो आगे जाता है। बताया कि अक्टूबर 4, 1957 में रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो है ये स्पेस में लॉन्च किया। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो रशिया ने। कब? 4 अक्टूबर 1957 को स्पेस में जो है वो लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? स्पुतनिक 1। और कैसे लॉन्च किया गया? रॉकेट के जरिए। इसको रॉकेट के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और इसके साथ ही जो है वो स्पेस ईरा स्टार्ट हुआ, खलाई दौर का आगाज हो गया। इन्हीं बाकी कंट्रीज ने भी इधर तवज्जो देना शुरू की और तब से लेकर थाउजेंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो हैं उनको लॉन्च किया जा चुका है स्पेस में। इनमें से अक्सर जो हैं वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और इन स्पेस क्राफ्ट्स के जरिए या स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए इंसान के जो आइडियाज थे, ख्यालात थे जमीन के बारे में या यूनिवर्स के बारे में, तो वंडरफुली वो चेंज हुए हैं। इनमें हैरत अंगेज चेंजेस आई हैं जो इंसान के पहले तस्वुरात थे, क्योंकि अब उसको जो इंफॉर्मेशन मिली है स्पेस एक्सप्लोरेशन से, तो उसके जो पहले के ख्यालात थे उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। सेवरल स्पेस प्रोब्स का बताया कि वो लॉन्च
किए जा चुके हैं स्पेस में। स्पेस प्रोब्स क्या होते हैं? स्पेस क्राफ्ट ही होते हैं, लेकिन ये अनमैन्ड होते हैं। अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किए जाते हैं, इनको स्पेस प्रोब्स कहा जाता है। तो कहा कि काफी ज्यादा स्पेस प्रोब्स जो हैं इनको भेजा जा चुका है स्पेस में, और इससे हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो सोलर सिस्टम के हैं इनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये जो प्रोब्स हैं ये अदर प्लैनेट्स की तरफ भी भेजे गए हैं। सोलर सिस्टम के जो बाकी प्लैनेट्स हैं जिनमें मून है, हाले कॉमेट है, जिसको कॉमेट हाले कहते हैं, एक्सेप्ट प्लूटो। प्लूटो के अलावा बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ भेजे गए हैं। कॉमेट हाले याद रखें कि हाले कॉमेट या कॉमेट हाले इसको कहते हैं। ये तकरीबन 76 ईयर्स के बाद जो है वो अपीयर होता है और जमीन पर इसको देखा जा सकता है। और ये वाहिद एक ऐसा कॉमेट है कि जिसको इंसान की जिंदगी में 2 दफा देखा जा सकता है। मसलन एक देखें कि 76 ईयर्स के बाद तो इसने दोबारा जाहिर होना है। अब कुछ इंसान ऐसे हैं कि जिनकी एज जो है वो ज्यादा होती है, 100 प्लस में चली जाती है, तो ये 2 दफा देखा जा सकता है उस लाइफ टाइम में। सेवरल यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इस स्पेस एक्सप्लोरेशन से, इन स्पेस प्रोब्स के जरिए। अमेरिका ने 1973 में पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्काईलैब 1। अमेरिका ने पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 1973 में स्पेस में लॉन्च किया। और इन स्पेस स्टेशंस के जरिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर हिडन इन अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी किया गया है ज़ेरे ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स में कुछ जो हिडन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको स्टडी किया जा चुका है। तो 1973 में यह स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था और इसके अंदर कोई फॉल्ट आने की वजह से 1979 में ये जो स्पेस स्टेशन था स्काईलैब 1 जिसका नाम था, इट एंटर्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वापस आ गया, हवा एटमॉस्फेयर में वापस गिर गया और ब्रेक होकर खत्म हो गया, पीसेस में ब्रेक हुआ, खत्म हो गया। फिर 1986 में रशिया ने लॉन्च किया स्पेस स्टेशन मीर। रशिया का स्पेस स्टेशन मीर जो है 1986 में लॉन्च हुआ स्पेस में और इससे इस स्पेस स्टेशन से सेवरल ईयर्स तक स्पेस रिसर्च जो है वो की जाती रही है। स्पेस रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऑन अप्रैल 24, 1990 हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको स्पेस में लॉन्च किया गया स्पेस शटल के जरिए। जब स्पेस शटल की डिस्कवरी हुई तो उसके जरिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप का फायदा क्या है कि जो टेलीस्कोप्स हम जमीन पे यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो एटमॉस्फेयर के अंदर चूंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो लाइट रेज की थोड़ी डिस्पर्शन हो जाती है, तो इमेजेस क्लियर नजर नहीं आते। स्पेस में हबल टेलीस्कोप वेरी क्लियर इमेजेस जो हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के वो ले सकता है। तो बताया कि ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसका साइज, इसके मिरर का जो साइज है वो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर साइज का मिरर इसमें होता है और इसका वेट, हबल स्पेस टेलीस्कोप का वेट 11 टन होता है, 11 टन के करीब होता है। स्पेस शटल क्या है? पता है कि स्पेस शटल जो है ये स्पेस क्राफ्ट की ही एक फॉर्म होती है
और इसको स्पेस में हम फायर कर सकते हैं, चला सकते हैं अप टू हाइट ऑफ 300 किलोमीटर्स। रॉकेट के जरिए हम विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर इसको 300 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। और स्पेस में ये स्टे कर सकता है चंद दिनों के लिए, सिर्फ चंद दिनों के लिए जो है स्पेस में ये स्टे कर सकता है। इसका वेट जो है ये तकरीबन 2000 टन तक होता है विद फ्यूल। स्पेस शटल की आपको बात की गई कि 2000 टन तक जो है इसका वेट होता है अलॉन्ग विद इट्स फ्यूल, यानी फ्यूल समेत। अब इसके जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और जो स्पेस प्रोब्स हैं उनको हम स्पेस में कैरी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम स्पेस में भेजते हैं वो इन स्पेस शटल्स के जरिए भेजते हैं। ये आपको स्पेस शटल एक दिखाया गया है, लॉन्चिंग इनटू स्पेस बाय रॉकेट। ये जो है स्पेस शटल को रॉकेट के जरिए जो है वो शो किया गया है कि ये स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है। साइड पे रॉकेट शो किया और स्पेस स्टेशन उसके साथ अटैच है। इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया गया कि 1976 में अमेरिका ने सेंड किए 2 स्पेस प्रोब्स जो अमेरिका ने सेंड किए थे 1976 में। उनके नेम्स क्या थे? वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। तो इन स्पेस प्रोब्स के जरिए सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और रॉक्स के आफ्टर दे लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मार्स के सरफेस पे जब वो उतरे तो वहां से ये सैंपल कुछ सॉइल के कलेक्ट किए गए वाइकिंग 1 और 2 के जरिए, जो 1976 में अमेरिका ने स्पेस में स्पेस प्रोब भेजे थे। ये दोनों स्पेस प्रोब हैं। नेक्स्ट बताया कि 20 जुलाई 1969 का जो दिन है ये बड़ा यादगार दिन है इंसानी हिस्ट्री में। किस लिहाज से कि इस दिन 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, वो चांद पर पहुंचे। दे लैंडेड ऑन द मून, चांद पे पहुंचे भाई अपोलो 11। अपोलो के स्पेलिंग जो आपकी बुक में लिखें APALL लिखें, लेकिन असल में क्या है APO होता है। स्पेलिंग याद रखें, ए की जगह आपने O कंसिडर करना है। APOLLO, अपोलो 11। तो अपोलो 11 के जरिए ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है ये चांद पे पहुंचे। And they collected the samples of soil and rocks on the moon. चांद से उन्होंने जो है सैंपल कलेक्ट किए और उनकी एनालिसिस की, जिससे कि हमें चांद के बारे में कई नई इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हुई। बताया कि मोर बिग प्रोजेक्ट्स जो हैं, ज्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे फ्यूचर प्लान में है। इंसान जो है फ्यूचर में और बड़े प्लैनेट्स जो है वो प्लान्स जो है वो बना रहा है, जिसमें कि मार्स के ऊपर लैंडिंग वगैरह ये शामिल है। अब वेदर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है या क्लाइमेट जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये इंसान की जरूरत भी है और उसकी डिजायर भी रही है कि ये मालूम किया जाए कि वेदर में क्या चेंजेस आ सकती हैं या क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ सकती हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं वो करेक्ट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं वेदर के बारे में भी और क्लाइमेट के बारे में विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में लॉन्च किए गए हैं। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए इंसान जो है वो वेदर और क्लाइमेट को प्रिडिक्ट कर सकता है, पेशगोई कर सकता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें कि इनके जरिए हम ये जो प्रोग्राम्स हैं
टीवी के हों, रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं, रेडियो कम्युनिकेशन होती है, टीवी की कम्युनिकेशन हो, तो ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं हम इनके थ्रू जो है वो वॉच कर सकते हैं। बताया कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं काफ़ी हद तक, किसमें, कम्युनिकेशन कौन सी, टेलीविजन की हो, टेलीफोन की हो या रेडियो की हो। फिर होता है कि कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं कि जिनके जरिए साइंटिस्ट जो हैं उन्हें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट डिफरेंट गैलेक्सीज। गैलेक्सी किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, लाखों जो हैं स्टार्स, उनका ग्रुप जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। आगे स्टार्स का बताया, प्लैनेट्स हैं, डवार्फ्स हैं। डवार्फ्स याद रखें, जो डवार्फ्स हैं ये डवार्फ प्लैनेट्स ही होते हैं। अब प्लैनेट में और डवार्फ प्लैनेट में फर्क क्या होता है कि जो प्लैनेट होता है इसका सराउंडिंग एरिया क्लियर होता है, जबकि डवार्फ का कोई सराउंडिंग एरिया क्लियर नहीं होता। ये फर्क है इसमें। उसके बाद है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जो है ये हैवी मैस ऑफ न्यूट्रॉन ही होता है, कि न्यूट्रॉन्स ही उसमें इकट्ठे होते हैं। और ये बनता कैसे है, सुपर नोवा एक्सप्लोजन से। न्यूट्रॉन स्टार की जो प्रोडक्शन है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होती है। सुपरनोवा कहते हैं कि जो बहुत बड़ा स्टार होता है वो बहुत ही ब्राइट होकर जब नेचुरली, ये नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है कि जब वो एक्सप्लोड करता है उसके एक्सप्लोजन के रिजल्ट में ये न्यूट्रॉन स्टार्स वजूद में आते हैं। फिर ब्लैक होल इसी तरह से ये हैवी स्टार्स से जो है वो वजूद में आते हैं। तो ब्लैक होल्स ऐसी स्पेसेस हैं, ऐसी जगह हैं स्पेस के अंदर, वो जगह हैं कि जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है कि कोई भी मैस और जो इवन रेडिएशंस हैं वो स्कैप नहीं कर सकते हैं उससे। तो दे आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सैटेलाइट्स के जरिए इंसान को मिली है, साइंटिस्ट को मिली है। फिर कॉस्मिक रेडिएशंस स्पेस में जो हैं इनको भी स्टडी किया गया है इन सैटेलाइट्स के जरिए। इन नटशेल यानी मुख्तसर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इन्होंने इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है। दे ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी तब्दीली लाए हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है कि 1986 में रशिया ने लॉन्च किया स्पेस स्टेशन मीर इनटू स्पेस फ्रॉम काजाकिस्तान, जो कि बिगेस्ट और वाइटल स्पेस स्टेशन है, बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। लेबोरेटरीज स्टेशन की जो है दे वर असेंबल्ड इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में स्पेस शटल के जरिए जो है ये सामान उधर पहुंचाया जाता है और स्पेस स्टेशन स्पेस के अंदर ही बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। मीर बताया कि ये इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है कि ये ऐसे लगता है जैसे कोई शाइनिंग प्लेनेट हो स्पेस के अंदर। ये प्लेनेट तो बहुत बड़ा होता है, तो ये भी इतना बड़ा है कि ऐसे लगता है कोई शाइनिंग प्लेनेट है। शाइनिंग इसलिए कि इसके ऊपर रेडिएशन शुआएं पड़ती हैं सूरज की, इसलिए रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये शाइनिंग होती है इसकी। नेक्स्ट एक और चीज बताया कि थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेटेओस्टेट cloud making pictures are taken. मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं अबाउट वेदर थ्रू द स्टडी ऑफ दीज पिक्चर्स। मेटेओस्टेट सैटेलाइट का नाम है बेटे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेटेओस्टेट। मेटेओस्टेट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है। तो इसके जरिए क्लाउड मेकिंग पिक्चर्स, कि क्लाउड्स कैसे जो है वो बनते हैं, इनकी पिक्चर्स ली गई हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। और जो मेटेरोलॉजिस्ट हैं, मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं ये माहिरीन मौसमियात, महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं उनको कहा जाता है मेटेरोलॉजिस्ट। वो प्रिडिक्ट करते हैं अबाउट वेदर थ्रू द स्टडी ऑफ दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स की स्टडी से वो वेदर को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले आवर्स में जो है टाइम में मौसम के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा साइक्लोन्स के बारे में, साइक्लोन क्या होता है, रोटेटिंग विंड्स, तूफान ही होता है जिसमें क्या रोटेटिंग विंड्स होती हैं,
रोटेट करने वाले इवेंट्स, और उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है इसके बारे में भी इंसानों को इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो चूंकि पॉसिबल हुई हैं, इसलिए उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया, मीर स्पेस स्टेशन का बताया और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का वेदर प्रेडिक्शन के बारे में बताया। उसके बाद है स्पेस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, कोई भी मुल्क है साइंसी तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है स्पेस रिसर्च से, ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है। किसी भी कंट्री की साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए स्पेस रिसर्च की इंफॉर्मेशन बहुत ही मुफीद साबित होती है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के फॉर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस रिसर्च, ये जो स्पेस की रिसर्च है उससे फायदा हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अपने डिफरेंट कंट्रीज ने अपने पर्सनल जो है स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान का जो ये स्पेस एजेंसी, नेशनल स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस का इदारा है, उसने इसी जरूरत को रियलाइज करते हुए इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ताउन से उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सुपार्को। 1961 में ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम क्या है, सुपार्को। सुपार्को एब्रिविएशन किसकी है, स्पेस एंड स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर, यूपी जो है अपर के लिए, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के लिए, और रिसर्च के लिए स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। तो ये 1961 में लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है, हेडक्वार्टर इसका कराची में है, सुपार्को का। इस इंस्टीट्यूट के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बुनियादी मकासद हैं, वो क्या हैं, स्पेस रिसर्च, स्टडी ऑफ ओजोन लेयर, पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ रेडियो वेव्स, exploration of natural mineral resources through geographic information technology, और इसके साथ जो है establishment of ground stations and launching of space rocket and satellites into space for various purposes। ये objectives हैं सुपार्को के। objectives आपसे वैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर कि what are objectives of सुपार्को। तो याद रखें कि 1961 में सुपार्को जो है ये वजूद में आया, और इसकी एब्रिविएशन मैंने आपको बता दी, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कराची में। अच्छा, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मैं दोबारा बता रहा हूँ। नंबर 1 स्पेस रिसर्च, स्पेस की रिसर्च। नंबर 2 स्टडी ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन की जो लेयर है उसको स्टडी करना। तीसरी बात पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन को स्टडी करना। चौथी बात एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ये हेवनली बॉडीज की जो स्टडी है, स्टार्स वगैरह। स्टडी ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को स्टडी करना। छठी बात है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल मिनरल सोर्सेज थ्रू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो डिफरेंट नेचुरल मिनरल सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, फाइंड करना उनको। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशंस, ग्राउंड स्टेशंस बनाना। फिर लास्ट में लॉन्चिंग ऑफ स्पेस रॉकेट एंड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस, जो है स्पेस स्टेशंस को और स्पेस रॉकेट्स को, स्पेस रॉकेट्स को और स्पेस सैटेलाइट्स को जो है वो स्पेस में लॉन्च करना। तो ये इसके डिफरेंट जो है वो काम है। यहाँ पे बताया कि ब्रांच ऑफ साइंस जो कि वेदर से रिलेटेड है,
जिसमें हम वेदर को स्टडी करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम। मसलन ये फैक्टर जो है इनको यूज करते हुए रेन, सनशाइन, टेम्परेचर या एयर प्रेशर, तो ये कहलाते हैं मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हम वेदर की स्टडी करेंगे, जबकि ब्रांच जो कि स्टडी करेगी क्लाइमेट को फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो कहलाती है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट को लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करने वाली ब्रांच क्लाइमेटोलॉजी। तो ये क्लाइमेटोलॉजी और मेटेरोलॉजी में फर्क है। नेक्स्ट बताया कि फर्स्ट मैन वेंट इनटू स्पेस ऑन 12 अप्रैल 1961, रशियन कॉस्मोनॉट रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरीन 12 अप्रैल 1961 में ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया। पाकिस्तान का बताया कि उसने पहला जो रॉकेट लॉन्च किया स्पेस में, पहला रॉकेट जो पाकिस्तान ने स्पेस में लॉन्च किया उसका नाम क्या था, रहबर। 7 जून 1962 को 7 जून 1962 को पहला स्पेस रॉकेट पाकिस्तान ने स्पेस में लॉन्च किया, जिसका नाम क्या, रहबर। और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो खलाई दौर है इसका आगाज होता है। अप टिल नाउ मोर देन 200 रॉकेट्स जो हैं वो स्पेस में लॉन्च किए जा चुके हैं, विच आर हॉवरिंग अबव, जो कि मूव कर रहे हैं। हॉवर का मंडलाना, मूव करते रहना। इनकी हाइट जो है 20 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर, इस रेंज में, इन हाइट्स की रेंज में जो है ये मूव कर रहे हैं। वेरियस साइंटिफिक और वेदरिक इंफॉर्मेशन है ये इनसे कलेक्ट की जाती है और की जा रही है। 1973 में 3 स्पेस रॉकेट्स जो हैं, नेमली स्कोर, दे वर सेंट इनटू स्पेस। यानी पहला जो है वो रहबर था जो 1962 में सेंड किया गया। इसके अलावा 3 और स्पेस रॉकेट 1973 में स्पेस में जो है वो लॉन्च किए गए, जो कि एयर प्रेशर को और टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके अलावा बताया कि स्पार्को ने 2 अर्थ स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं कराची और लाहौर में। किस पर्पस के लिए, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स नियर द अर्थ। जमीन के करीब जो अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स हैं, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्पार्को ने स्पेस स्टेशन जो हैं वो भी एस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट बताया कि स्पार्को को कोऑपरेशन हासिल है रिनोन्ड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का। वर्ल्ड के दुनिया के जो मशहूर तरीन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ताउन हासिल है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकन स्पेस इंस्टीट्यूट जो कि नासा है, उनके कोलैबोरेशन से, उनके ताउन से अर्थ स्टेशन एस्टेब्लिश किया। किस लिए, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज। नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि एक्सप्लोर करता है जियोलॉजिकल एरियाज ऑफ द कंट्री। मुल्क के जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करता है। मोरवर ये कि 1989 में स्पार्को ने एक अर्थ स्टेशन रवात की जगह पे, रवात के मकाम पे भी एस्टेब्लिश किया नियर रावलपिंडी, जो कि मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करता है। तो ये कंट्रीब्यूशन थी स्पार्को के इदारे की। स्पार्को का बताया कि उसने ये भी कैपेबिलिटी हासिल की है कि वो सैटेलाइट्स और स्पेस रॉकेट्स जो हैं वो बना रहा है। हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स की दिन रात की ये एफर्ट्स का रिजल्ट है कि हम अपने मुल्क में स्पेस सैटेलाइट्स बना रहे हैं, स्पेस रॉकेट्स बना रहे हैं। जुलाई 1990 में पाकिस्तान ने स्पेस में इंडिजिनस आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इंडिजिनस के लोकल, मकामी, सेल्फ मेड, यानी अपना बना हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बदर 1 जिसका नाम है, ये लॉन्च किया। और नाउ डेज स्पार्को जो है
वो नेक्स्ट सैटेलाइट जो है वो बदर सीरीज के नेक्स्ट सैटेलाइट्स हैं उनको बनाने की तैयारी कर रहा है, बना रहा है बल्कि। तो नेक्स्ट सैटेलाइट जो बदर सीरीज के हैं वो सून दे विल बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस, और इससे हमें बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो सकती है। तो स्पार्को ने स्पेस रिसर्च से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एफर्ट्स की हैं। स्पार्को का इदारा जो है स्पेस रिसर्च में, स्पेस के एक्सप्लोरेशन में इसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट आपको इधर स्पेस सूट के बारे में बताया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस जो है वो पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहा जाता है। ये एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखता है एक्सट्रीमली लो प्रेशर जो स्पेस का है उसके इफेक्ट से, और इसके अलावा ये उसको सिक्योर करता है फ्रॉम द टेम्परेचर विच रेंज फ्रॉम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू -185 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर है और -185 बहुत ही लो टेम्परेचर है। तो स्पेस सूट इंसान को सेफ रखता है ऐसी कंडीशंस से। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, यानी जैसे ये वजूद में आया, मार्ज़े वजूद में आया, तो ये डिसाइड किया गया कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाए। तो इस पर्पस के लिए 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल का इदारा जो है ये बनाया गया, और ड्यूरिंग 1964 टू 65 और 1973 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, एंड थ्रू एन एक्ट ऑटोनॉमस स्टेटस वाज गिवन टू पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कानूनी हैसियत से जो है इसको खुद मुख्तारी दे दी गई, ऑटोनॉमस स्टेटस खुद मुख्तार कर दिया गया। 1972 में कमीशन जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था पहले, तो वहां से इसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के अंदर। अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये मोस्ट डायनेमिक इंस्टीट्यूट है, डायनेमिक में मोस्ट एक्टिव इंस्टीट्यूट है कंट्री का साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। 1965 में एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये एस्टेब्लिश किया गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एस्टेब्लिश किया गया किस पर्पस के लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपरली ट्रेन्ड मैन पावर। ये इदारा किस लिए एस्टेब्लिश हुआ? नेशनल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ढांचा, सेटअप जो है उसकी खातिर। इसके अलावा जो प्रॉपरली ट्रेन्ड मैन पावर यानी कि ट्रेन्ड पर्संस जो हैं उनकी मुल्क में डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। दिस इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट्स रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस में जो रिसर्च है ये उसको फैसिलिटेट करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग आवर कंट्री अमंग डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ जाए। तो बेटे ये जो इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका आपको ये बताया गया कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल्स और हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। बहुत ही नफीस आला किस्म के सोफिस्टिकेटेड आला किस्म के जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बनाया जाता है, ये इसका काम है। इसके अलावा मेडिसिन के फील्ड्स को देखें, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है,
रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं इन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। फील्ड्स कौन से बताया गया आपको? मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के जो फील्ड्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या चीजें तैयार की जाती है इस इंस्टीट्यूट में? रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये केमिकल्स हैं। बताया कि दिस इंस्टीट्यूट जो है ये आल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूट्स। इंडस्ट्रीज हों या बाकी इदारे हैं तो उन्हें ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन पिंस्टेक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्रिविएशन है उसकी। जैसे बताया कि 2 रिसर्च रिएक्टर्स भी बनाए गए हैं, पावर 1 और पावर 2 जिनके नाम हैं। ये 2 रिसर्च रिएक्टर्स बनाए गए हैं। इनकी प्रोडक्शन जो है वो 10 मेगावाट और 27 किलोवाट है। यानी जो पावर 1 है इसकी प्रोडक्शन है 10 मेगावाट की और जो पावर 2 है इसकी प्रोडक्शन है 27 मेगावाट की। पाकिस्तान बताया कि चंद जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उनमें से एक है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इसलिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस पर्पज फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कराची में एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में कनाडा के कोलैबोरेशन से, कनाडा के ताउन से 1972 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका नाम है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनू एब्रीवेट कर दिया गया, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 137 मेगावाट की है। इस प्लांट के अंदर रिसाइकल्ड यूरेनियम को यूटिलाइज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। रिसाइकल्ड यूरेनियम क्या है? यूरेनियम जिसको एक दफा हम इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर ट्रीटिंग इट दोबारा यूज करते हैं तो वो कहलाती है रिसाइकल्ड यूरेनियम, यानी बार बार उसको यूज करना। इसके बाद 1992 में चाइना के कोलैबोरेशन से, चाइना के तामन से अनदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो चश्मा के मकाम पे ये बनाया गया जो कि कहलाता है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एस्टेब्लिश हुआ रिवर इंडस के ऊपर, मियां वाली के करीब रिवर इंडस जो है, दरिया सिंध जो है, उसके ऊपर एस्टेब्लिश किया गया चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट या चशनोक। इसकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट की है, 300 मेगावाट। तो इस प्लांट के अंदर भी यूरेनियम जो यूज होती है वो जैसा पहले हमने उसमें कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा, उसमें भी यूरेनियम को यूज करते हैं, रिसाइकल्ड यूरेनियम को यूज किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी वाइटल रोल प्ले कर रही है इन फुलफिलिंग आवर इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मुल्क की जो इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती हुई डिमांड है इसको पूरा करने में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसके साथ साथ इसका ये भी है कि एटमॉस्फेयर को ये पोल्यूट भी नहीं करती। ऐसा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे, उनसे पोल्यूटेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिनसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी पोल्यूशन हो जाती है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं इनसे हम रेडिएशंस को कंट्रोल रखते हैं तो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन भी नहीं होती। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बताया कीपिंग इन व्यू द नेशनल डिमांड्स, मुल्क की जो डिमांड्स हैं, जरूरियात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ज्यादा स्ट्रेस देता है ये अदारा किस पे? ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस।
कि न्यूक्लियर एनर्जी का पुरअमन मकासद में इस्तेमाल किया जाए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इस पर्पस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री। मुल्क भर में जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इसमें इंडस्ट्रीज में, बायोटेक्नोलॉजी और अदर जो साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं, इनके अंदर, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि अपना एक डायनामिक रोल यानी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं ये इदारे। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ऐसी एग्रीकल्चर स्पीशीज जो हैं वो प्रिपेयर की गई हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अब बाकी हम स्पीशीज से कंपेयर करें तो उनकी निस्बत ज्यादा प्रोडक्शन है और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। डिफरेंट जो डिजीजेस अटैक करती हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर, वो उनके लिए रेजिस्टेंट भी हैं, यानी बीमारियों का भी असर नहीं होता उनमें। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में, नेफा एब्रीवेट किया जाता है इसको, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसमें रिसर्च वर्क जो है इट इज कैरिड ऑन फॉर एक्सप्लोरिंग द डिजीजेस ऑफ क्रॉप्स एंड देयर रेमेडी, के फसलों की बीमारियां जो हैं उनको मालूम करना कौन कौन सी हैं और उनका इलाज क्या है। ये काम इस इदारे का है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इस इंस्टीट्यूट के अंदर बताया कि वर्क इज आल्सो कंडक्टेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, खुराक को ज्यादा अरसा तक महफूज रखना जो है, तो इसके ऊपर भी काम होता है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन जो है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर मेडिसिन के जो सेंटर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं अंडर एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान में, थ्रू न्यूक्लियर रेडिएशन फैसिलिटी ऑफ डायग्नोजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल अदर डिजीजेस, बहुत सी और भी जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस और उनकी ट्रीटमेंट की सहूलत हासिल है, अपार्ट फ्रॉम ब्लड कैंसर एंड कैंसर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। यानी एक तो ये कि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट हो, जो बाकी ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट है, तो इसके अलावा बताया कि अदर जो डिजीजेस हैं उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो भी, उसकी सहूलत भी पॉसिबल है, अवेलेबल है। इंडस्ट्री के फील्ड में फॉल्ट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है मटेरियल्स में तो डिफरेंट मेथड्स विदाउट ब्रेकिंग देम, यानी डिफरेंट जो हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको ब्रेक किए बगैर उनके अंदर फॉल्ट्स वगैरह जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सरे टेक्नोलॉजी है, रेडिएशंस के जरिए ये प्रोसेस किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन जो किए थे 28 मई 1998 को, तो इससे पाकिस्तान जो है जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के कंट्रीज थे वर्ल्ड के, उनकी लिस्ट में शामिल हो गया। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखने वाले जो ममालिक हैं। मोरओवर के साइंटिस्ट और इंजीनियर जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं, फॉर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस ऑफ द कंट्री दे हैव प्लेड वाइटल रोल, उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है। किस लिहाज से? बाय मेकिंग सीरीज ऑफ शाहीन एंड गौरी इंडिजिनस मिसाइल्स, इंडिजिनस मिसाइल्स, लोकल पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं, शाहीन हो, गौरी हो, तो ये बनाए जा रहे हैं टू एंश्योर डिफेंस पावर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट बताया कि 1995 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये रियलाइज करते हुए जरूरत और यूटिलिटी जो वेल्डिंग की है पावर जनरेशन बॉयलर्स के अंदर, ये पावर जनरेशन बॉयलर्स में थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों
केमिकल, पेट्रोलियम और शिप मेकिंग इंडस्ट्री जो कंट्री की हैं, तो इनके अंदर जो वेल्डिंग का प्रोसेस है उसके लिए पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट ये एस्टेब्लिश किया। किसने? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1995 में पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया वेल्डिंग पर्पस के लिए। ये जो आपको बताए गए हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी मशीनरी होती है इनमें, तो इनमें वेल्डिंग का प्रोसेस जो है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी वेल्डिंग टू द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को हाई क्वालिटी की वेल्डिंग प्रोवाइड करना। इन नटशेल के मुख्तसर तौर पे हम क्या कह सकते हैं? मुख्तसर ये कि साइंटिस्ट और इंजीनियर जो पाकिस्तान के हैं कि उन्होंने मार्वेलस अचीवमेंट्स जो हैं की हैं इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिस्पाइट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, के महदूद वसाइल के बावजूद एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने हैरत अंगेज जो है वो अचीवमेंट्स की हैं, चीजें जो हैं वो बनाई हैं। एंड देयर इज ब्राइट होप, उम्मीद, रोशन उम्मीद किस बात की है कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। जो कौमी मौशी तरक्की है इसके अंदर भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हर चैप्टर के एंड पे आते हैं, जो इट अपने को रीड आउट कर लेना है, चैप्टर की रिवीजन होती है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये वैसे आपको बेहतर अंदाज में नोट्स की फॉर्म में दे दी जानी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दैट इज fill in the blanks. Number 1, space era started with the launch of dash Russian artificial satellite. मीन के यहाँ पे आपने रशियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम देना है, जो पहला सैटेलाइट था जिससे स्पेस इरा का खलाई दौर का आगाज हुआ, तो बेटे इसका नाम है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, SPUTNIK, Sputnik -1 का। Number 2, by the help of dash satellites, a lot of facilities has been made available in television, telephone and radio commission। डिस्कस हुआ टॉपिक के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो यहाँ पे वर्ड आएगा कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट, डैश इंस्टीट्यूट लुक्स आफ्टर द स्पेस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, तो बेटे इसका नाम है सुपारको। सुपारको स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, उसकी एब्रिविएशन क्या है? सुपारको, SUPARCO। फोर्थ पॉइंट, द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ पाकिस्तान इज बदर 1, BADAR-1 लिख देंगे, बदर 1। फिफ्थ पॉइंट, इन 1972 द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट was established in dash कराची। कहाँ पे ये इदारा कायम किया गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कायम किया गया? न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है कि कहाँ कायम हुआ? कराची। उसके बाद टिक क्रॉस है कि जो गलत है उसके आगे आप क्रॉस करेंगे, जो सही है उसको टिक करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्पेस स्टेशंस the natural resources hidden in earth and the planets of the solar system are explored। तो ये बेटा ठीक है, स्पेस स्टेशन जो उनका काम यही है। नंबर 2, the man landed on the moon on 20th July 1969, ये भी ठीक है, ये भी आप टिक करेंगे, पहले दोनों टिक हो जाएंगे। थर्ड, the total production capacity of Pakistan's first nuclear power plant is 300 megawatt, ये फॉल्स है, इसको आप क्रॉस करेंगे, ये 300 नहीं बल्कि ये 137 है, और 300 तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, इसकी 137 है, लिहाजा आप इसको क्रॉस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, तो ये ठीक है, कैंसर जो है ये ठीक है, ट्रीट हो जाता है रेडिएशन से, तो उसको ठीक है। नेक्स्ट है स्कोआ,
इज द फर्स्ट स्पेस रॉकेट ऑफ पाकिस्तान। ये फॉल्स है, इसको अब बाद में 3 रॉकेट्स जो सेंड किए गए थे। ये पहला जो स्पेस रॉकेट है वो रहबर था, पहला स्पेस रॉकेट रहबर था। उसके बाद ये MCQs हैं। फर्स्ट पॉइंट, the country which launched its artificial satellite into space for the first time, सबसे पहले जिसने लॉन्च किया उसका नाम है अमेरिका, फ्रांस, रशिया, पाकिस्तान। तो रशिया, सी ऑप्शन होगी, रशिया। नंबर 2, सुपार्को came into being in 1956, 1961, 1973 या 1990। ये बेटे 1961 में हुआ, तो बी ऑप्शन होगी। Third point, the name of Pakistan's first artificial satellite, ये पहले fill in the blanks में भी हुआ, Badr-1। Fourth point, the total production capacity of Pakistan's first nuclear power plant is 10 megawatt, 130 megawatt, 300 megawatt या 400 megawatt। तो बेटे 137 megawatt, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये बेटे सारे आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डेंगू फीवर के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है इजाफी एक नॉलेज के तौर पे। जब डेंगू फीवर जो है वो बड़े अरूज पे था, तो उन दिनों सिलेबस के अंदर एक टॉपिक शामिल किया गया था, जस्ट फॉर अवेयरनेस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डेंगू फीवर याद रखें कि ये फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है, नाम मैं दोबारा बोल रहा हूं, एडीज इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो है। तो ये जब बाइट करता है तो इससे ये होता है, बाइट मीन कि ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करेगा जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, उसको जब वो बाइट करता है तो ये खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। ये फिर मॉस्किटो जब किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो उसको जो है ये ट्रांसफर कर देता है डेंगू वायरस। तो बताया कि डेंगू वायरस जो है पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर होता, जैसा सनीजिंग, कफिंग वगैरह का ऐसे नहीं ट्रांसफर होता। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है और ये मॉस्किटो जो है स्पेशली ये करता है। रिस्क ऑफ बीइंग बिटन जो है हाईएस्ट कब होता है? अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून बिफोर सनसेट। ये 2 टाइम ऐसे हैं कि जिन औकात में ये जो मॉस्किटो है ये ज्यादा एक्टिव होता है और इसके बाइट करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। हाउएवर इसकी जो फीडिंग है ये तो ड्यूरिंग द डे जो है एनी टाइम भी हो सकती है, किसी भी टाइम यानी कि फीडिंग तो ये कर सकता है, लेकिन ज्यादा एक्टिव जो ये होता है ये अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून बिफोर सनसेट। ये जो टाइम है ऐसे औकात में ये ज्यादा एक्टिव होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? काजेज और सिम्टम्स आपको बताई जाएंगी। सिम्टम्स यूजुअली जो हैं ये इन्फेक्शन के 4 से 6 दिन के बाद स्टार्ट होती हैं और तकरीबन 10 दिन तक रहती हैं। अब इसके सिम्टम्स में क्या है? सडन हाई फीवर, अचानक यानी सख्त बुखार होगा। पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे दर्द होगा। जॉइंट्स और मसल्स पेन होगा, सीवियर किस्म का, जोड़ों में और पट्टों में दर्द होगा। नोजिया, नोजिया के मतली वगैरह। वोमिटिंग, कह आना, उल्टी आना। स्वोलन ग्लैंड्स, ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं इनके या आर्मपिट्स में और ये ग्रोइन एरियाज में जो है लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। डेंगू फीवर का बताया कि ये कैसे अकर कर सकता है, जबकि कोई मॉस्किटो जो वायरस को कैरी कर रहा होगा वो किसी भी बंदे को जब बाइट करेगा तो लाज़िम बात है वायरस उसको ट्रांसफर कर देगा। और एक दफा जब ये वायरस
बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो ये ट्रेवल करता हुआ अदर ऑर्गन्स तक पहुंचता है, मतलब लिवर और स्प्लीन तक ये पहुंचेगा, और वहां जब ये पहुंच जाएगा लिवर और स्प्लीन वगैरह तक, तो ये मल्टीप्लाई करता है, यानी तादाद बढ़ती है, इसकी रिप्रोडक्शन करता है, बड़ी तेजी से रिप्रोडक्शन करता है। और सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में जो वायरस प्रोडक्शन है बॉडी में वो बहुत तेजी से होती है, बहुत स्पीड से हो रही होती है, इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन इसकी। और बहुत ज्यादा ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं जैसे लिम्फ टिश्यूज हैं, बोन मैरो है, ये सारे इससे अफेक्ट हो जाते हैं। वायरसेस ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती हैं और जो सेल्स होते हैं ना लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स को बनाने वाले सेल्स हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। और फ्लूइड जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में से लीक होकर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वेसल्स की वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो फ्लूइड की ब्लड स्ट्रीम से लीकेज स्टार्ट हो जाती है थ्रू द वॉल ऑफ वेसल्स, और बॉडी कैविटीज के अंदर वो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि लेस ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है बाहर निकल गया, और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, दैट और इस कदर लो हो जाएगा कि ये जो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई है वाइटल ऑर्गन्स को वो नहीं कर सकेगा। ये जो स्टेट लो ब्लड प्रेशर की है इसको शॉक कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का जो कम हो जाना है इसे शॉक कहते हैं। शॉक की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हार्ट है, किडनीज, ये डैमेज हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर से, शॉक से। क्योंकि जो लो ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड फ्लो है, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच सकती इन ऑर्गन्स को। रैशेस भी स्किन के ऊपर अपीयर होती हैं, और ब्लीडिंग जो है नोज से और गम से यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। सीवियर केसेस में ये सिम्टम्स होती हैं, और ये कहलाता है डेंगी हेमरेजिक फीवर। डेंगी हेमरेजिक फीवर कि जिस वक्त ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन रैशेस अपीयर होती हैं, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है नोज और गम से, इसको कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर, या इसको कहते हैं डेंगी शॉक सिंड्रोम। मजीद बताया कि डिसफंक्शन ऑफ बोन मैरो, कि जब बोन मैरो नाकारा हो जाती है, बेकार हो जाती, काम नहीं करती, खराब हो जाती है, तो इससे प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे बोन मैरो जब खराब हुई है, इससे ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ब्लड क्लॉट बनाकर, तो जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट है। तो बताया कि जब भी प्रॉब्लम ऐसा महसूस होता है आप डॉक्टर को विजिट करें, वो आपको सही ट्रीटमेंट इसकी जो है प्रॉपरली सजेस्ट कर सकता है। पहले वो उसको डायग्नोज करेंगे, डेंगू इन्फेक्शन को ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जब डेंगू इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोज हो जाएगी तो अब इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो है नहीं डेंगू फीवर की। मेडिसिन किस लिए हम दे सकते हैं, जस्ट फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं। पैरास्टामोल का यूज जो है ये करना चाहिए, और ये जो दूसरी मेडिसिन हैं इनसे अवॉइड किया जाए, जैसे एस्प्रिन है, ब्रूफन है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, उनको पतला कर देती हैं ये, और ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी बाज़ का जरूरी हो जाती हैं। सीवियर हेमरेजिंग अगर अकर करती है तो सीवियर हेमरेजिंग केसेस में यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड भी पेशेंट को देना पड़ता है। ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट्स को दी जानी चाहिए शॉक की सूरत में, कि जब लो ब्लड प्रेशर उनका होता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन सप्लाई लाजमी करनी चाहिए। और पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करनी चाहिए, आराम करना चाहिए उन्हें, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड फूड्स जो हैं, जूसेस वगैरह, पानी, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंशन की एहतियात क्या करनी चाहिए, बताया कि प्रॉपरली कवर करें पॉट्स, हैमिंग वाटर, पानी के जो बर्तन हैं उनको बंद रखें, और पानी फ्लोर पे ना ठहरने दें।
फ्लावर वेसेस, अमेरिकन में वेसेस है, ब्रिटिश में इसको वाज कहते हैं, वाजेस, तो जो दोनों तरफों से आप यूज कर सकते हैं, वेसेस ज्यादा यूज होता है। और पॉट्स वगैरह जो हैं तो इनमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। फ्लोर के ऊपर फ्लावर वेसेस हों, इन गुलदान वगैरह जो हैं, या जो पॉट्स पॉट्स में ये गमले जो होते हैं पौधों के, तो इनमें पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। इसके अलावा हम कॉइल्स यूज करें, मैट्स यूज, मॉस्किटो मैट्स हैं वो हमें यूज करने चाहिए, स्प्रे इस्तेमाल करने चाहिए मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए, ताकि वो इसके स्प्रेड का सबब ना बने। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर का बताया, इट रिक्वायर्स कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी वायरस दैट कॉजेज डेंगू, कि डेंगू का सबब बनने वाला वायरस जिन मॉस्किटो के अंदर होता है, उन मॉस्किटोज को कंट्रोल किया जाए, उनकी इरेडिकेशन, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, खात्मा किया जाए उनका। तो ये जो प्रिवेंशन डेंगू फीवर की है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि मॉस्किटो से चूंकि स्प्रेड होना है, तो मॉस्किटो को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए। It was all about our today's lesson. Okay, Allah.